सियासी चुड़ैल, जुमलेबाजी, जिन्नात, जादू टोना, ये सब कुछ करके मुल्क चलाया जा रहा है। सस्ते जुमलेबाजी जो है वो की जा रही है। एक दूसरे पर हमेशा की तरह पाकिस्तानी सियासत में जो सियासतदान है वो कीचड़ उछाल रहे हैं। और ऐसा ही मंजर हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहां पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने पहले तनकीद की वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पर और कहा कि ये जिन्नात और जादू टोने करके 22 करोड़ अवाम का मुल्क चला रहे हैं। खान ना तो आईनी है, ना कानूनी है, ना मुंतखब वजीर आजम है, बल्कि काबिज वजीर आजम है। ये कहना है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। और इसके जवाब में फिर आपको पता है कि जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने भी अपनी भड़ास कुछ इस तरीके से निकाली कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सियासी चुड़ैल ही कह डाला और कहा कि इस सियासी चुड़ैल से ना तो चचा महफूज है और ना ही कोई और। साथ साथ ये भी कहा कि वो कौन से जिन्नात थे जो पाकिस्तान का पैसा बाहर ले गए। जनाब, मुझे तो यहां पर यह बात समझ नहीं आ रही है कि क्या ये ही वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको अवाम वोट देकर असम्बलियों में लाती है ताकि वो हमारे और आपके मुस्तकबिल का फैसला कर सके। इस तरह की जुमलेबाजी, बहरहाल इसी पर गुफ्तगू होगी। सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सलमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस कदर सस्ती जुमलेबाजी की जा रही है, दोनों ही बड़े नाम हैं, कैसी गुफ्तगू हो रही है? देखिए, एक बड़े मशहूर फिलोसफर हैं हिस्ट्री के, उनका एक बड़ा मशहूर जुमला था कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी ने कोई सबक हासिल नहीं किया। अगर आप पाकिस्तानी सियासत को देखें तो लगता यह है कि हमारे सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने माजी की गलतियों से सबक सीखने की बजाय उन्हीं गलतियों को शिद्दत के साथ रिपीट किया है। अच्छा, ये जो सिलसिला है ये कोई आज का नहीं है। अगर आप माजी में एंटी भट्टो और प्रो भट्टो पॉलिटिक्स देखें जो 70s से लेके 90s तक चली है, तो आपने देखा कि उस ज़माने में जो भट्टो साहब के हामी थे वो अपने मुखालफिन के बारे में क्या लब्बो लहजा इख्तियार करते थे, और जो भट्टो साहब के इनके दूसरी साइड के थे वो क्या करते थे। अच्छा, फिर 90s के बाद जो है फिर हमने एक और दौर देखा, ये जो पीटीआई का ज़हूर था, यानी पीटीआई फिर वो जो एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स थी, उसके नतीजे में फिर एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान पॉलिटिक्स आ गई। और फिर उसके अंदर भी हमने ये देखा कि किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ ना सिर्फ वशनाम तराजी की, इल्ज़ाम तराशी की, बल्कि करैक्टर एसिनेशन तक भी की गई है मुख्तलिफ लोगों की। अब जैसे खुद आपने अपने इंट्रो में बताया कि माजी में नुसरत भट्टो के साथ क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ, जमाइमा खान के साथ क्या हुआ, इसी तरह से और बेतहाशा करैक्टर है, शर्मिला फारूकी सिंध की एक पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी, उनके साथ क्या हुआ। तो हमने बाकायदा औरत को खास तौर पर एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के खिलाफ, और वो जबान इस्तेमाल की जो ना तो सियासी है ना वो जमहूरी है। अब कल की गुफ्तगू भी देखे ना, जो मरियम ने पहले एक रवैया अख्तियार किया उसकी भी कोई हमायत नहीं कर सकता। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपको इतना गुस्सा है इमरान खान साहब के ऊपर, तो फिर आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों बने हैं जहां पे वो एक नॉन इलेक्टेड बंदा जो है वो वहां पे बैठा हुआ है। पहली बार गुफ्तगू सलमान साहब, पहली बार तो ये गुफ्तगू नहीं हुई ना, पहली दफा नहीं हुई, ये इससे पहले भी होती रही। तो ये इशारा किस तरफ किया जाता है बार बार, क्या कहने की कोशिश क्या की जाती है? सिंपल सी बात है ना, आप इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब फैसले खुद नहीं करते। पहले कहा जाता था कि फैसले जो हैं, बल्कि अब भी कहा जाता है कि फैसले फौज करती है, एस्टैब्लिशमेंट करती है, इमरान खान तो एक पपेट है। उसके बाद अब उनकी अहलिया को जब निशाना बनाया जाता है तो उससे फिर उसकी पार्टी के अंदर एक रद्द-ए-अमल आता है। अच्छा, अब आपने शहबाज गिल को साहब को भी देख लिया, सुना दिया, उन्होंने भी उसका कोई जवाबी वार किया। ये रवैया जाहिर करता है कि पाकिस्तान में सियासत कमजोर है, पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर है, पाकिस्तान में सियासी वैल्यूज कमजोर हैं, सियासी आदाब कमजोर हैं। क्या चीज मजबूत है? इल्जाम तराशियां करें, एक दूसरे की किरदार कुशी करें, एक दूसरे पे लानतान करें। यहाँ पे जरूरी ये बात करना कि जो शख्स आकर मीडिया पे इस तरह के जुमलेबाजी नहीं करता या गुफ्तगू नहीं करता, उसको आवाम भी नहीं छोड़ती है। सर, आवाम उस्मान बुज़दार उसके मिसाल है। देखिए, आवाम तो बड़ी दूर की बात है, आपका मीडिया नहीं छोड़ता, मीडिया भी नहीं छोड़ता, मीडिया जब रेटिंग बेस चाहता है, दीगर सियासतदान भी नहीं छोड़ते। लेकिन ना बात यह है कि आप अब अंदाजा लगाएं, सियासतदान भी पसंद करते हैं
यानी जो बड़ी बड़ी क़यादत है ना, वो पसंद करती है कि कारकुनों को जाके कहती है, अरकान असम्बली को कहती है, वजीरों को कहती है, जाओ हमारे मुखालिफिन के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल करो ताकि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। ये हमारी मसले मैं आपको बताता हूँ, जो गुफ्तगू PMLN के अंदर से होती है, कितनी दफा PMLN की लीडरशिप ने उसका एहतसाब किया। कौन मरियम का एहतसाब करेगा, कौन बाकी लोगों का एहतसाब करेगा? कोई PTI के अंदर करता है तो कौन उसका एहतसाब करता है, कोई पीपल्स पार्टी में करता है तो कौन उसका एहतसाब करेगा? अच्छा एक बात रखिए, इसमें सिर्फ सियासी जमातें मुलविस नहीं है, हमारी मजहबी सियासी जमातें भी पेश रही हैं। उन्होंने भी बेनज़ीर के खिलाफ मुहिम चलाई थी, आपको याद है। इसलिए हमारे यहाँ सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, मर्द सियासतदान हो, औरत सियासतदान हो, जब सब जो है एक इल्जामात की बुनियाद पे सियासत को, और ऐसे जुमले जो तनकीद नहीं है वो तज़ीक के जुमरे में आते हैं, आप शख्सियत की तज़ीक करते हैं, जब वो तज़ीक के जुमलों में आते हैं उसके अंदर आएंगे तो फिर मैं समझता हूं कि आपकी सियासत भी कमजोर होगी, आपकी जमहूरियत भी कमजोर होगी। बदकिस्मती ये है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सियासत के बारे में, जमहूरियत के बारे में, कानून की हुक्मरानी के बारे में, शाइस्तगी के बारे में, अदब के बारे में, लेकिन हमारा तर्ज अमल क्या है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा अगर कोई दूसरा करे तो फौरी तौर पे कहा जाता है देखें हमारी औरतों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और जब आप खुद कर रहे हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? तो दोनों तरफ के लोगों को एक तहम्मुल के साथ, इंकिसारी के साथ, तदब्बुर के साथ, फहम फरासत के साथ अपने अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए ना। आपको याद होगा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। अब यहां यह कि पहले बोलते हैं, बाद में सोचते हैं, फिर तोलते हैं, इसलिए फिर बाद में कोई शर्मिंदगी नहीं है। अब आप देखिए सब लोग जो है टॉक शो का हिस्सा बनते हैं ना, तो अपनी बड़ी तकरीरें करते हैं। अच्छा इनके कारकुनों की तरफ से भी इनका एहतसाब नहीं होता, क्योंकि आपने कारकुन थोड़ी पैदा किए हैं, आपने तो एक किस्म के मजारे पैदा कर दिए हैं, आपने सियासी जमातें थोड़ी बनाई हैं, आपने तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना दी हैं। यानी जो जितना क़यादत का दिफा करेगा वो उतना ही क़यादत के सामने पॉपुलर हो जाएगा। और उनके निजी मामलात के बारे में अब आप अंदाजा लगाइए ना, मैं एक सियासी जमात के अंदर शामिल हूं अगर, तो फिर मैं एक सियासी तौर पे चीजों को डिफेंड करूंगा ना। मैं अगर लोगों के निजी मामलात को डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो फिर इसका मतलब है सियासत जो है वो सियासत थोड़ी हो रही है, वो तो एक खानदान की तहफ़्फ़ुज़ की सियासत है। हमारे जो सियासी मसाइल हैं या जो मुल्की मसाइल हैं या जो अवामी मसाइल हैं उनका तो हल दिखाई देगा नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है वो एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते रह जाएंगे, और जो अवामी मसाइल हैं वो तो कभी वो आप मुझे बता दें इस वक्त जो लोग हैं जिन बुनियादी मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं, जो माशी मसाइल हैं, जो माशी आसूदगी है, जो बेरोजगारी है, जो तर्ज हुक्मरानी है, उसकी कितनी डिस्कशन हमारी पार्लियामेंट के अंदर हो रही है आप मुझे बता दें। सूबाई असम्बलियां हो, नेशनल असम्बली हो, सेनेट हो, आप मुझे बता दें। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी डेमोक्रेसी को रेलिवेंट करें, और वो रेलिवेंट कब होगी? जब वो लोगों के मफादात के साथ, लोगों के मसाइल के साथ जुड़ेगी ना। हमारी डेमोक्रेसी जो है वो ये पार्लियामेंट ये बता रही है शख्सियात के अंदर लड़ाई, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गद्दार है, वो मुहिब्बे वतन है। जब हम शख्सियात के अंदर फंस जाएंगे तो फिर वो मसाइल जो आप सुबह शाम हम टीवी पे लोगों के मसाइल सुनते हैं वो तो बहुत पीछे चले गए। जो मुहज़्ज़िबाना गुफ्तगू या जो रवैया है और पॉलिटिशियन से इसकी एक्सपेक्टेशंस है, मेरे ख्याल से वो तो अब एक ख्वाब ही हो चुका है। और इसका मुज़ाहिरा आप देखें कि वक्तन फ़वक्तन असेंबलीज में भी किया जाता है, कभी शोर मचा कर किया जाता है, कभी डेस्क पर कॉपीज फाइल्स फाड़ कर किया जाता है, कभी जो है वो असेंबली के कानून पर अमल, मतलब कि आपको हर जगह, कभी पॉलिटिकल शो में किया जाता है, मीडिया पे शाम के प्रोग्राम्स में किया जाता है। देखिए बात यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट तो हर जगह मौजूद है, यानी सियासी जमातों के अंदर भी है, ठीक, पार्लिमानी पॉलिटिक्स के भी हैं, मीडिया के भी हैं, हर जगह कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, कौन सी चीज आप कर सकते हैं और कौन सी चीज आप नहीं कर सकते। लेकिन वही सवाल है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन उनको अकाउंटेबल करेगा, कौन उनको मॉनिटर करेगा, कौन उनसे सवाल करेगा, कौन उनकी पूछगीछ करेगा? कोई सिस्टम ही नहीं आपके पास। अब आप देख लें जिसका जो दिल करता है। आपको याद है पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर PTI के एक रुकने असेंबली जो इस्लामाबाद से हैं, अवान साहब, उन्होंने जो लबो लहजा इख्तियार किया था, तो उसके क्या कर दिया? एक जो है टॉक शो में भी जो है खातून पॉलिटिशियन ने थप्पड़ कर दिया, और इस तरह की चीजें हमारे चल रही है ना। अच्छा जो लोग इस तरह की बदतमीजी करते हैं, हम उनको मीडिया से आउट नहीं करते बल्कि अगले शो में बैठाते हैं ताकि हमारी रेटिंग बढ़ जाए, और हम इस तरह की चीजों को दिखा के अपनी वीडियो को वायरल करते हैं। तो ये जो एक रवैया मजमूई तौर पे हमारे मीडिया के अंदर भी है, हमारी सियासी जमातों के अंदर भी है, हमारी क़यादत के अंदर भी है। और फिर आप इसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसका नुकसान ये होता है कि ये निचली सतह तक ट्रांसलेट होता है, और कारकुनान जो है मुख्तलिफ जमातों के वो भी एक दूसरे पे लान तान करके
अपने सारी सियासत को जो है ना उलझा देते हैं। और बदकिस्मती है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर लोग सियासी तौर पर और सियासी लोग जो है अपनी माजी की गलतियों से सीखने के लिए तैयार अच्छा, नहीं हाँ है। सलमान साहब, वैसे जो मरीम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की है वो उस पर थोड़ी सी हंसी भी आ रही है और कमेंट उनका जो है वो उन्होंने तो खैर संजीदा कमेंट किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी उनकी बात को कंटिन्यू करते हुए, क्या वाकई जो हुकूमत है वो जादू टोने से चल रही है? लेकिन वैसे मरियम से ये पूछना चाहिए, वो जो गिलास लेके फिरती हैं, हाँ। वो गिलास किस चीज की निशानी है? अच्छा। यानी आपने देखा होगा कि मरियम की हर मूवमेंट पे एक बड़ा गिलास जो है पीतल का, वो उनके हाथ में होता है। आपका शरा किस तरफ है? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ साहब जो है वो पीरों फकीरों के पास जाते थे, वो मरी जाते थे, छड़ी खा के आते थे, आपको याद है। बेनजीर साहिबा भी जाती थी, आपको याद है। कैप्टन सफदर जो है वो भी पीरों फकीरों के ऊपर बड़े जाते हैं। अच्छा, फिर मरियम जो है वो मैंने आपको बता दिया, जो गिलास लेके फिर रही है। आपको मरियम औरंगजेब का पता है, जब वो अंडे शंडे उनकी वालदा ने उनके ऊपर फेंके थे। अब सवाल ये है कि सारे काम तो सियासतदान खुद करते हैं, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उस पर इतराज है। तो अगर ये पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलनी है, हाँ। तो फिर इस पे तो अल्लाह ही हाफिज हो सकता है। तो वोट देने की भी जरूरत नहीं है, फिर वो भी जादू टोने के जरिए तय कर लेते हैं सारा। थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस द न्यू पाकिस्तान। और जनाब यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब एक और खबर है, खबर तो अच्छी नहीं है लेकिन क्या करें, आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क में जनाब मजीद महंगाई का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है, इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे और इसकी वजह भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में साथ रहिएगा। जनाब प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अगर एक आम आदमी से पूछा जाए कि वो हुकूमत से क्या डिमांड करता है या हुकूमत से उसको क्या चाहिए, या जो उन्होंने अपने अवामी जो नुमाइंदे उन्होंने सिलेक्ट किए हैं या जिनको उन्होंने वोट दिया है वो उससे क्या चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से जो एक आम, जो एक गरीब, एक जो मुनासिब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है उसका एक ही जवाब होगा और वो ये होगा एक सादा तर्ज़ ज़िंदगी और महंगाई में कमी। क्योंकि अभी के दौर में जो एक गरीब शख्स है, जो एक मिडिल क्लास है, उसके लिए अपने घर का किचन, रोटी पानी, चीनी, आटा, चाय की पत्ती, दूध, ये सब करना भी एक बड़ा टास्क हो चुका है। और लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी कितनी तगोदो करना पड़ रही है, फिर भी अपनी फैमिली का वो पेट नहीं भर पा रहे। ये आज की आवाम का सबसे बड़ा मसला है। अच्छा जी जनाब, अब ऐसे में खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि आवाम पर मजीद महंगाई का बम गिरने वाला है, यानी कि महंगाई में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, विच इज नॉट अ रियली गुड न्यूज़। अच्छा जी, इस हवाले से एक और ख़बर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं वो IMF से मुज़ाकरात करने के लिए अब अमरीका रवाना हो चुके हैं। लेकिन आपको ये बात आपके इल्म में है कि जब भी IMF से मुज़ाकरात किए जाते हैं तो कुछ ना कुछ शराइत या कुछ ना कुछ कंडीशंस भी ज़रूर बदले में रखी जाती हैं। क्या पाकिस्तान अभी इस स्टेट में है, इस कंडीशन में है कि वो उन शराइत को पूरा कर सकेगा? पेट्रोल महंगा होगा या महंगाई बढ़ेगी? ये सब कुछ क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि FIA ने $63 मिलियन खरीदने वालों का सुराग लगा लिया है, विच इज़ अ बिग हैपनिंग। और जनाब ये भी बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का जो इंकशाफ हो रहा है, क्या ये सब कुछ स्टेट बैंक के नाक के नीचे होता रहा है या फिर जो है वो फ्रॉड का कोई नया तरीका इख्तियार किया गया? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। वज़ीर ख़जाना साहब अमेरिका गए हैं, क्या उम्मीद कर लें कि पाकिस्तान की आवाम के लिए वो वहाँ से कर्ज के अलावा भी क्या कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे? देखिए, आपने इब्तिदाई में जो सवाल उठाया वो असल सवाल है पूछने वाला कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहते हैं। उसके जवाब में एक फ्रेंच कंपनी है इप्सोस के नाम से, उसने पाकिस्तान में सर्वे किया है, उन्होंने पाकिस्तानियों से पूछा है और उसमें से तकरीबन 75% पाकिस्तानी जो हैं, आप समझिए हर 4 में से 3 पाकिस्तानी कहते हैं कि उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इशू है, वो महंगाई का है। 70% पाकिस्तानियों ने कहा कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज है वो बेरोजगारी का आ रहा है। तो आम आदमी के जो इश्यूज हैं वो रियली महंगाई के हवाले से हैं, वो बेरोजगारी के हवाले से हैं। लेकिन महसूस ऐसा होता है कि जो हमारी फैसला साज शख्सियात हैं उनकी तरजीहात कुछ और हैं। वो उनका फोकस या तो आजकल वो DGISI की अपॉइंटमेंट पे चला हुआ है या टीवी टॉक शोज पे ज्यादा फोकस रहता है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है,
आम आदमियों के जो मसाइल हैं वो हकीकी हैं, वो दाल रोटी के हैं, और हुकूमत का फोकस जो है वो सोचिए कि सोशल मीडिया पे और दूसरी चीजों पे ज्यादा रहता है। IMF की कहानी कुछ ऐसी है कि 17 फरवरी को, इसी साल 17 फरवरी को, जब हमारे वजीर खजाना साहब डॉक्टर हफीज शेख साहब होते थे, तो हमारी हुकूमत ने, हमारी वजारत खजाना ने 3 वादे किए थे IMF के साथ। एक वादा तो ये था कि 900 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू इकट्ठे किए जाएंगे बिजली के बिलों की मद में। तो वो 5 या 6 रुपए फी यूनिट कहा गया था कि हम बिजली के रेट बढ़ा देंगे। कोई 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करना था पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाने के बाद, और कोई 1200 रुपए का इजाफी टैक्स था जो हुकूमत ने वादा किया। फिर अप्रैल के महीने में हमारे पास एक नए वजीर खजाना साहब आ गए। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं वो चलाऊंगा, वो हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो भी नहीं बढ़ेगा और बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। जो IMF से वादा किया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर रेट बढ़ाने का, वो भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे और हमारे रेवेन्यूज भी बढ़ जाएंगे। तो उस मौके पे IMF ने कहा कि हम अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी जादू की छड़ी अगले 6 महीने तक चलाइए और फिर हम नतीजे देखेंगे कि क्या निकलते हैं। तो अब वो अक्टूबर में 6 महीने पूरे हो रहे हैं और बदकिस्मती से वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। अब हम वापस जा रहे हैं IMF के पास, और अब देखिए कि IMF क्या नई शराइत लगाता है, महंगाई क्या होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है, बिजली मजीद महंगी होने जा रही है, ये बातें यानी कि कहा जाए कि दुरुस्त है, या आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खजाना ने वादे कर रखे हैं IMF के पास, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी हुकूमत के रियली कंट्रोल में नहीं है। अगर आलमी मंडियां जो हैं वहां पे कीमतें बढ़ रही हैं तो वो सीरियसली PTI हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होता, वो फिर सार्फिन के ऊपर मुंतकिली उसकी जो है वो लाजिम हो जाती है। और वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आलमी मंडियों में तेल का एक बैरल जो $37 का था 1 साल पहले, अब वो $84 पे पहुंच गया है। तो तेल की कीमतें तो पाकिस्तान के अंदर भी जाहिर बात है बढ़ेंगी, हुकूमत अगर उसके ऊपर टैक्स लगाएगी तो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। इसी तरह पाम ऑयल है जो खाने पकाने का तेल है, वो कोई $600 का टन था, अब वो $1000 का टन चला गया है। तो अब सोचिए 40% का इजाफा वहां पे आलमी मंडी में आ गया है। हम कोई $2.5-3 बिलियन का जो तेल इस्तेमाल करते हैं पकौड़ों के लिए, पराठों के लिए, समोसों के लिए, तो वहां पे भी उनकी कीमत बढ़ रही है। इसी तरह कोयले से हम बिजली बना रहे हैं, 3 बड़े बिजली घर हैं जो कोयले से चल रहे हैं, और कोयले की कीमत तो आलमी मंडी में बहुत ही तेजी से बढ़ी है। वो कोई $60 टन से शुरू हुई थी और अब वो कोई $200-250 टन पे चली गई है। इसी तरह LNG बहुत महंगी हो गई है। तो ये 3 या 4 चीजें जो हैं इसके ऊपर तो PTI हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर ये सिचुएशन रही तो हुकूमत जो बड़े बड़े दावे किए थे, तो हुकूमत के वो फिर महंगाई के कम करने के दावे कहाँ गए, आवाम को रिलीफ देने के दावे कहाँ गए? और अगर यही सब चलता रहा तो आप समझते हैं अगर PTI की हुकूमत ने कुछ संजीदा इकदाम ना लिए माशी सम दुरुस्त करने के, तो अगली हुकूमत में आवाम क्यों वोट देगी इनको? जी, असल सवाल यही खड़ा हो रहा है कि महंगाई अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों के लिए तो फिर अगले इलेक्शन में क्या बनेगा? इलेक्शंस में जी। और इसका जवाब जो है वो PTI की हुकूमत जो है वो बजाय इसके कि अपनी माशी पॉलिसी के ऊपर फोकस करे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर फोकस हो रहा है। और फिर जो इम्पोर्टेंस हमने देखी है DGISI के हवाले से, तो शायद गैर माशी तरीकों के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बजाय इसके कि कोई माशी पॉलिसी सामने लाई जाए जिसके नतीजे में आवाम और वोटर्स के डॉक्टर साहब, क्यों खान साहब की जो टीम है वो नाकाम दिखाई दे रही है? कोई बेहतर माशी पॉलिसी के हवाले से क्यों इस पर अभी तक नहीं पाया जा रहा है? कहाँ गलती हो रही है? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि गलती कहाँ पे हो रही है। देखिए, कामयाब मईशत चलाने के लिए, कामयाब सरकार चलाने के लिए 4 किस्म के 4 फेजेस पॉलिसी एक मंसूबा होता है। उसमें सबसे पहला फेज जो है उसमें आपने एक काबिल टीम क्रिएट करनी होती है। वो टीम फिर मिल के बैठती है, कई महीने लगते हैं, मंसूबा बंदी करती है, वो सेकंड फेज में मंसूबे बनाती है, और थर्ड फेज में फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल होता है, और फेज 4 में कोई नताइज सामने आते हैं।
अब यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि 3 साल गुजर गए हैं पीटीआई की हुकूमत के। अब समझिए कि 60% जो वक्त है वो तो मुकम्मल हो गया है, अभी तक टीम तश्कील दी जा रही है, टीम अभी एग्जिस्ट नहीं। खास तौर पे जो वजारत खजाना है उसमें भी टीम बनाई जा रही है। 3 साल गुजर गए, अभी तक टीम में तश्कील दी जा रही है, फिर तो अब आपका बेड़ा गर्क होना ही है ना। जी, तो अभी टीम तश्कील ही नहीं दी गई, वो टीम बन जाएगी, फिर मंसूबे बनेंगे, फिर मंसूबों पे अमल दरामद होगा। तो खदशा इस चीज का है कि जो बकिया 2 साल बचे हैं पीटीआई हुकूमत के पास, उसमें किसी किस्म की कोई नताइज की तवक्को रखना मैं समझता हूँ कि गलत होगा। अच्छा सर, जो खबरें आ रही हैं एफआई ने $63 मिलियन खरीदने वालों का जो सुराग लगाया है, आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? मैंने खबर जरूर देखी है, लेकिन हकायक अगर मैं आपके सामने रखूं, जो हकीकत हुकूमत पाकिस्तान ने FATF को कन्वे की है, FATF ने यही पूछा था जो सवाल आप पूछ रही हैं। उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान ने जो अदाद शुमार दिए हैं कि उन्होंने 1 साल में तकरीबन 2500 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को। उनमें से कोई 350 केसेस को वो अदालत में लेके गए हैं और सिर्फ एक शख्स को सजा मिली है। तो बहुत सारे केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फिर वो अदालत में जाते हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं मिल पाती। ये बहुत बड़ा है। और ये हुकूमत ने खुद से जब FATF को बताया है कि हमने सिर्फ एक शख्स को एक्चुअली हमारी अदालतों ने सजा दी है, तो ये कमजोरी जो है कि बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने उभर रही है। और फिर हमारा ये कंप्लेन करना कि हमें FATF वाले जो हैं वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकालते हैं। अगर हम खुद से ये बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग तो बेतहाशा हो रही है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी शख्स को भी अपनी अदालतों के थ्रू सजा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बड़ा ही तशवीशनाक इशू है और इसके ऊपर भी हुकूमती फोकस चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इन 2 सालों में कोई बेहतर माशी पॉलिसी जो है उसका तयन कर पाएगी, कोई आवाम को रिलीफ दे पाएगी, या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा? जैसे मैंने कहा कि अभी तो माशी हवाले से वजारत खजाना की टीम जो है वो इन प्लेस नहीं है। ठीक, मतलब पिछले 30 महीनों में 4 वज़राए खजाना जो है वो तब्दील हो चुके हैं। अभी भी हमें नहीं पता कि अक्टूबर की 16 तारीख को जब जो वजीर खजाना है उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो क्या उनको इलेक्ट कर पाएगी किसी सेनेट के इलेक्शन में? क्या वो रहेंगे या कोई 5वां वजीर खजाना सामने आएगा, या यही वजीर खजाना साहब जो हैं ये डिमोट होकर मुशीर खजाना बन जाएंगे? तो इतनी सारी गैर यकीनी की फजा जो सामने आती है, गैर यकीनी की जो फजा है वो कहते हैं कि मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। और पाकिस्तान में इतनी सारी गैर यकीनियां हैं, न सिर्फ माशी महाज पे बल्कि सियासी महाज पे भी अब बहुत सारी गैर यकीनियां सामने आने लगी हैं। तो ये गैर यकीनी और मईशत का एक बड़ा चोली दामन का साथ होता है, और जब तक गैर यकीनी की फजा दूर नहीं कर पाएंगे, मईशत किसी सीधी सिमत पे चलती नजर नहीं आती। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। जनाब यहाँ पर वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और हमेशा जो है मर्दों की जानिब से सुना जाता था कि ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन आज जो सेगमेंट हम आपके साथ शेयर करें इसमें खातून ने जो है वो ब्लैकमेलिंग की है, और ब्लैकमेलिंग किसी आम शख्स को नहीं किया बल्कि वफाकी इदारों के अफसरान को ब्लैकमेल करने की खबर सामने आई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ नेओ न्यूज़ अयाज शुजा साहब। अयाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताएगा कि खासा नाजुक मामला दिखाई दे रहा है, वफाकी अफसरान का ब्लैकमेल होना कोई मामूली बात नहीं है, इसके पीछे कोई और हाथ भी तो हो सकता है। अयाज साहब से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको अपडेट करें कि ये ब्लैकमेलिंग का जो वाक़या पेश आया ये खातून की जानिब से पेश आया है, और तस्वीर भी गालिबन आप इस वक्त नियो टेलीविज़न की टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त आप इस खातून की देख सकते हैं। इस खातून ने वफाकी इदारों के अफसरान को ब्लैकमेल किया है, और ये ब्लैकमेलिंग किस नौयत की हुई है, इसके पीछे पसे पर्दा जो हकायक है, जो डिटेल्स हैं, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल मामला हुआ
हुआ क्या है, और इसके लिए हम बात करेंगे, डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, और क्या जो है वो इस खातून को लाहौर से जो है वो एक ऑफिसर की शिकायत पर अब इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है या नहीं लाई जा चुकी, इस हवाले से भी हम सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और जो है नाजेबा वीडियोस का शायद मामला है कुछ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जो अपडेट है, कोई आम शख्स को इस खातून ने ब्लैकमेल नहीं किया, विफाकी इदारों के अफसरान को ब्लैकमेल किया। अयासा पूरा मामला है क्या? नबीहा, ये मामला ये है कि ये खातून जो थी ये यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से इन सरकारी अफसरान के पहले इंटरव्यूज के जरिए राह और रस्म पैदा करती थी FIA के बकौल, और उसके बाद उनके साथ उनकी कुछ नाजेबा वीडियोज और तस्वीर के जरिए उनको ब्लैकमेल कर रही थी। इन अफसरान ने डायरेक्टर साइबर क्राइम सर्कल जो है उनको दरखास्त की कि हमें इस खातून की ब्लैकमेलिंग से बचाया जाए, जिस पर FIA ने मुकदमा दर्ज करके हिना महमूद नामी इस खातून को गुज़िश्ता रोज दवाब टाउन से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असल मामला ये है कि पाकिस्तान में हमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उनके इंतखाबी दावों में ये बड़ा सुनने में आता था कि कानून सबके लिए बराबर होगा। आज भी कोई चीज अपने दावे पे कायम है, लेकिन यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर नजर नहीं आ रहा। अगर इस खातून ने उनको ब्लैकमेल किया तो बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इसको गिरफ्तार कर लिया गया और आगे तहकीकात जारी है। लेकिन अच्छा अयाज साहब, ये क्या कोई गिरोह इसमें मुलव्विस है या खातून इनफरादी तौर पर जो है वो ये काम कर रही है? जी बिल्कुल, इसमें अभी तक FIA तहकीकात कर रही है कि जिन लड़कियों के साथ तस्वीर बरामद हुई है, वीडियोज बरामद हुई है कि लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिन सारी अफसरान की तस्वीर और वीडियोज बरामद हुई है क्या उनके खिलाफ एस्टा कोर्ट के जरिए कार्रवाई की गई, या उनके खिलाफ उनकी जो सरकारी जिम्मेदारी है वो इतने बड़े बड़े अहदों पर विराजमान है, तो उनको इन अहदों पर सरकार का करोड़ों रुपए खर्च करके इसलिए विराजमान नहीं किया जाता कि वो कम उम्र लड़कियों के साथ अपनी तस्वीर और नाज़ेबा वीडियोज बनवाते फिरे और उसके बाद उसके जरिए ब्लैकमेल होते रहे। तो इस तरफ देखने की जरूरत है कि FIA को तो इस्तेमाल किया गया इस खातून के भी खिलाफ, और अगर इसके साथ कुछ और खवातीन भी इसमें हैं तो अयाज साहब खुफिया तौर पर वीडियो बनाई गई? जी बिल्कुल, खुफिया तौर पर वीडियोस बनाई गई, लेकिन तस्वीर जो है वो ऐसी हैं कि जो खुद यानी कि उतरवाई गई, यानी सेल्फीज बनवाई गई और बड़ी कुर्बत के आलम में वो सेल्फीज। और ये खातून जो है सोशल मीडिया ब्लॉगर है जिनका नाम आप बता रहे हैं हिना महमूद? जी बिल्कुल, ये यूट्यूब चैनल के लिए इनके इंटरव्यूज करती हैं और मेरा ख्याल है शायद मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी ये कुछ अर्सा काम कर चुकी है। अच्छा, तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है या हो रही है, इस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स मजीद शेयर कीजिएगा ऑडियंस के साथ। जी बिल्कुल, इनके खिलाफ पीका जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा लिए गए हैं और उसी पर इनकी आइंदा समाअत होगी और उसी पर अदालत जो है फैसला करेगी कि वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, इन्हें कितनी सजा दी जाती है, कम से कम भी इससे सजा मौजूद है और ज्यादा से ज्यादा भी मौजूद है। तो उसमें अब ये अदालत पे है, ये ने अपना जो चालान पेश करना है वो हमारी इत्तला के मुताबिक काफी सख्त चालान पेश करना है, क्योंकि इस मुकदमे के पीछे काफी अपना आला सतह के अफसरान हैं और जिनकी, और मैं यहाँ पे ये भी आपको बताते चलूं कि यहाँ पर ये साइबर क्राइम की भी कारकर्दगी पे बड़ा सवालिया निशान है। हजारों की तादाद में लड़कियां और ऐसे मुतासरा मर्द जो हैं वो रोज FIA साइबर क्राइम पहुंचते हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है तस्वीर को फोटोशॉप करके, यानी आपने ऐसी नाज़ेबा तस्वीर नहीं भी या वीडियोस नहीं भी बनवाई तो उसको फोटोशॉप करके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा अयाज साहब, कौन से अफसरान के साथ ये वाकया पेश आया? वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और मौसम चूँकि तब्दील हो रहा है और ऐसे में कोरोना की वबा भी है और साथ ही साथ लोगों को नज़ला ज़ुकाम गले ख़राब होने का जो मसला है उसका भी खासा सामना करना पड़ रहा है, तो परेशानी भी काफ़ी हो जाती है। जनाब इसी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर सना हमारे साथ इन स्टूडियोज़ हैं कॉन्वर्सेशन में, आपको खुशामदीद भी कहते हैं, वेलकम कहते हैं जनाब। अच्छा जी, अब कोरोना वबा का जो है आपको पता है कि फुली अभी हम लोग तमाम लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं और उसका भी एक खौफ है, और इसके साथ साथ मौसम की तब्दीली और गला नाक खराब होना बहुत कॉमन है। एक्चुअली
हर जो गला ख़राब है वो कोरोना नहीं है। इस मिथ से हमें अपने आप को निकालना होगा कि उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कोरोना में इन्वॉल्वमेंट का। उसमें पेशेंट्स जो हैं उनको स्पेसिफिक सी सर में दर्द होती है, फिर उसके बाद नाक की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्मेल चली जाती है। तो हमें इस मिथ से निकलना पड़ेगा। लेकिन अब जो गला ख़राब होगा वो सीजनल ही स्टार्ट होगा, क्योंकि विंटर्स के साथ तो फ़ौरन आपको पता है स्टफीनेस, फ्लू, ये सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। कि अगर कोविड खुदा ना खास्ता किसी को है तो उसका जो फर्स्ट सिम्टम आप कह रही हैं वो है कि सरदर्द के साथ बाकी सिम्टम्स आएंगे। सरदर्द होता है और लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है। पैटर्न वेरी भी करता है पेशेंट्स में, लेकिन मोस्ट कॉमनली उसका एक स्पेसिफिक अपना पैटर्न है कोरोना का, जिस पे बहुत सारी बात हो चुकी है। अच्छा जी जनाब, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपके सवालात भी हम शामिल करेंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो हम उसका जवाब जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ लोगों को जो है वो कंजेशन का मसला रहता है या अक्सर सोजिश रहती है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएगा कि इसकी क्या वजह होती है और जैसे सीजन चेंज होता है ये बढ़ जाता है मामला? जी एक्चुअली जैसे सीजन चेंज होता है जो हमारे वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं उनकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। जो सर्दियाँ होती हैं उसमें क्योंकि इनका सर्वाइवल ज़्यादा बेटर होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए लोगों का गला ज़्यादा ख़राब होता है। अब जो गले में सोजिश है उसकी आम वजूहात टॉन्सिल्स हो सकते हैं, फिरिंजाइटिस हो सकता है जिसको नीचे वाले गले से पीछे, अब मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका सबसे बेस्ट हल यही है कि आप खट्टी और ठंडी चीज़ों से इस मौसम में फ़िलहाल परहेज़ करें और गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कहवा हो गया, घर पे नीम गर्म पानी में आप नमक डाल के यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन मोस्टली गले में सोजिश और इसका ताल्लुक टॉन्सिलाइटिस, फिरिंजाइटिस, लेनिंजाइटिस, ये जितना हमारे गले का स्ट्रक्चर खुदा ने बनाया है उसकी सोजिश की वजह से। एहतियात नंबर 1 है कि वो आपने सबसे पहले तो खट्टी और ठंडी चीज़ें आप बंद अभी भी हम देख रहे हैं कि घरों में जो है वो एसीज ऑन है। हाँ जी बिल्कुल। और मौसम अचानक से ठंडे पानी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत नॉर्मल हो गया है कि अभी आपको हर दूसरा घर में कोई ना कोई बच्चों का या तो गला ख़राब लग रहा है या फिर फ्लू का मसला है। अच्छा, जिन लोगों के साइनसेस का भी प्रॉब्लम होता है खासकर इन मौसम में, उनको भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो उसकी टेक्निकल रीजंस हैं। आप कहती हैं तो मैं आपको टेक्निकली आप हमें आसान करके बताएगा हमारी ऑडियंस के लिए। साइनसेस इसलिए क्योंकि ठंड होती है तो वो चीज़ों का जैसे बर्फ़ जम जाती है इस पानी में, उसी तरह हमारे साइनसेस में रेशा होता है वो जम जाता है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए इस मौसम में जो पेशेंट्स हैं वो साइनसाइटिस उनको ज़्यादा होगा, टॉन्सिलाइटिस और ये जितनी इन्फ्लेमेशंस हैं आपके गले की या आपके कह लें कि सोजिश है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होती, हीट से वो चीज़ें मोबिलाइज होती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो वो रेशा आपका मूव करता है। लेकिन इस मौसम में वो रेशा जम जाता है, इसलिए पेशेंट्स को दवाई भी देर से असर करती है और प्लस हमारी इधर पॉपुलेशन में परहेज नाम की कोई चीज़ नहीं। परहेज भी नहीं है। और डॉक्टर साहब एक आम रवैया है वो ये भी कि अगर किसी ने खानदान में कोई एक गला खराब की कोई मेडिसिन अगर यूज़ की है तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पूरी फैमिली में ट्रेवल कर रही होती है। प्रिस्क्रिप्शन भी और अनयूज जो हमारा मिस यूज़ है एंटीबायोटिक्स का। ऑगमेंटिन तो आप हर पेशेंट से पूछ लें, उसको पता होगा कि हर एंटीबायोटिक का नाम एक मरीज़ दूसरे को बताते हैं, दूसरा तीसरे को बताते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी फिर आप मरीज़ को जितनी मर्जी दवाई बदल के देते रहे, वो ऑलरेडी इतनी सारी खा चुके होते हैं कि मजीद अगली दवाई उन पर असर नहीं करती। ओके, अ कॉलर विद अ वेरी यूनिक नेम अजवद हैज कॉल्ड अस फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अजवद, क्या पूछेंगे आप? वालेकुम सलाम, आवाज़ बढ़ा दें जी स्टूडियो में ताकि मशवत की आवाज़ और उनका सवाल जो है वो शामिल कर सकें। जी फरमाइएगा, क्या पूछेंगे डॉक्टर सना से? मैंने डॉक्टर सना से ये पूछना है कि मेरा जो बेटा है वो 23 साल का है और भाई अजवद की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। टेक्निकल टीम जरा आप थोड़ा सा ये इशू सॉल्व करें ताकि हमारे जो कॉलर्स हैं उनकी हमें कॉल ड्रॉप ना करना पड़े। बहरहाल हाँ जी, डॉक्टर सना मुझे बताएगा कि स्मोक भी आजकल है फिजा में, तो उससे जो है स्मोक इज जस्ट प्रिवेंशन, क्योंकि जाहिर है स्मोक इज एन एनवायरमेंटल हैजर्ड, वो तो एनवायरनमेंट के साथ उसके साथ तो हम लड़ नहीं सकते। तो बेटर यही होता है स्मोक में कि आप सबसे पहले प्रिवेंशन करें। अगर स्मोक ज़्यादा है अनयू घर से बाहर ना निकलें, लेकिन अभी इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं हुआ, अभी इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो उस तरीके से है। अच्छा जी, यहाँ पर डॉक्टर सना हम आपसे इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे मज़ीद भी, लेकिन एक ब्रांड है उसने एक बड़े इशू पर एक जो है अवेयरनेस कैंपेन यानी कि आगाही मुहिम जो है, शोर उजागर करने की जो मुहिम है उस हवाले से बात की है और मैं भी उस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करना चाहूँगी। लेकिन एक ऐड देखते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा या एक्सपीरियंस किया होगा या किसी ने आपको बताया होगा कि कॉल आपको रिसीव होती है जिस पर कॉल करने वाला अपने आप को हुकूमती नुमाइंदा बता रहा होता है या फिर इजी पैसा एजेंट बता रहा होता है और वो आपको कॉल करता है और बड़ा पोलाइटली गुफ्तगू करता है और आपसे बड़ी आसानी से आपका पिन नंबर यानी कि पिन कोड मांगता है। तो जनाब, दरअसल जो ये लोग आपको कॉल करते हैं ये कोई हुकूमती नुमाइंदे नहीं होते, ना इजी पैसा एजेंट होते हैं, बल्कि ये लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं और इनको कहा जाता है पिन चोर। और इस मौके पर जनाब मैं इजी पैसा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने ये जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए जो स्टेप उठाया है, इट इज़ वेरी गुड। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है बल्कि ये आलमी मसला बन चुका है। और पहले वक्त में ऐसे लोगों को धोखेबाज, फ्रॉड या फिर मक्कार कहा जाता था, लेकिन आजकल इन लोगों को जनाब पिन चोर के नाम से पुकारा जाता है और पहचाना जाता है। तो जनाब, इजी पैसा ने इन तमाम लोगों की जो मक्कारी है उसको आम किया है और यकीनन जनाब इजी पैसा ने ये आवाम की भलाई के लिए काम किया। और मैं आपको बताऊं कि मुझे भी एक बार ऐसे ही पास्ट में एक कॉल रिसीव हो चुकी है। आपको भी अगर कभी ये कॉल रिसीव हो तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपने नंबर जो है वो अपना ब्लॉक करना है। अच्छा जी, आप पिन चोरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देनी चाहिए, इसलिए हम बात करें अपने प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में भी। और तमाम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी जो कमाई है उसको महफूज करने का तरीका है। तो मैं आपको बताऊं कि इजी पैसा ने एस कैंपेन को लॉन्च किया है और इसका मकसद है कि आवाम को जो है वो धोखेधड़ी से बचाया जा सके। जनाब, इसके साथ ही हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में जी ब्रेक की जानिब और फिर डॉक्टर सना से बल्कि हम गुफ्तगू करें। डॉक्टर सना हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। अच्छा डॉक्टर सना, हम इससे पहले बात कर रहे थे स्मोक के हवाले से और नाक, कान, गले की जनाब मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। अच्छा, मुझे बताएगा कि सबसे पहले अगर थोड़ी सी गले में भी खराश वगैरह अगर हो तो क्या फौरी तौर पर एंटीबायोटिक पर चले जाना चाहिए या घर में जो है हम थोड़ी सी एहतियात बरत सकते हैं, थोड़ी सी क्योर कर सकते हैं? अभी हाँ, आपको बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरफ नहीं जाना चाहिए जी। आपको पहले रूल आउट करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस वजह से सोजिश हो रही है। सबसे पहले आप उसको करेक्ट करें। ठीक, कोई स्पेसिफिक खाने की वजह से या कोई भी आपने ऐसा फूड इस्तेमाल किया है जिससे आपको सोजिश हो रही है, आप सबसे पहले उस चीज़ को बंद कर दें। सेकेंडली, आप अगर सिट्रस वगैरह फ्रूट जैसे कि ग्रेप फ्रूट और अभी ये भी इस्तेमाल अभी आई, इसके लिए भी ब्रेक लेनी चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल, उसको ब्रेक भी लेनी चाहिए। और ऐसी चीज़ें, ऐसे खाने की चीज़ें जो रेशा बनाती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे चावल है, लस्सी है, दही है। अच्छा, इन सब से रेशा ज़्यादा बनता है। ठीक है, सो ये सोजिश करती हैं। सो आपको वो चीज़ें सब खाने में और क्या परहेज करते हैं? ये तो आपने बताया कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है? आप देखें, जैसे मौसम आ रहा है उसमें अपनी हाई प्रोटीन डाइट कर दें। फिश का विंटर्स में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। गर्म अंडा हो गया, आपकी फिश हो गई, साथ ही आपका जैसे कीमा होता है, प्रोटीन्स की तरफ आप जाएं, जैसे यखनी है, सूप है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डॉक्टर साहब, बच्चों का गला ख़राब रहना या नाक बहना बहुत ही कॉमन रहता है और हर घर में 2-3 बच्चे जो हैं वो पूरा साल और इस सीज़न में तो ब्रेक मिलती ही नहीं है बच्चों को। क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक देना या मेडिसिन लगाना भी ज़्यादा देर तक वो ठीक नहीं होता, तो उनकी एहतियात हम कैसे कर सकते हैं? देखिए भैया, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बाय बर्थ राइनाइटिस यानी फ्लू का प्रॉब्लम होता है, जिसको राइनाइटिस कहते हैं। उनको फ्लू होता रहता है, जो पूरा साल हम अक्सर कुछ बच्चों को देखते हैं, उनकी नाक बहती रहती है, वो राइनाइटिस होता है। अच्छा। और उसमें अक्सर फैमिली हिस्ट्री होती है, पॉजिटिव होती है। उसके अलावा असल में इतने छोटे बच्चों का कोई ऑपरेशन या वो नहीं किया जा सकता, इसलिए या तो उनको आपने प्रिवेंशन या ड्रग यानी मेडिसिन की ट्रीटमेंट पे रखना है। तो नाक जो है, राइनाइटिस जो मैं आपको बता रही हूँ, जुकाम जो होता है और जो नाक बहती है, उसमें आप बच्चे को इस मौसम में स्पेशली नेबुलाइज करें, उसके नाक की सफाई करके रखें, उसके साथ दवाई दें, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं। जहाँ तक गले का ताल्लुक है, उसमें सबसे कॉमन कॉज होती है वो टॉन्सिल्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आउटडोर में या पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आते हैं छोटे बच्चों में, उसमें टॉन्सिल्स इज़ द डायग्नोसिस नंबर 1 जिसमें उनका गला ख़राब होता है। अब टॉन्सिल्स, क्योंकि बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा कि वो बाहर से जाके ये चिप्स और लेज और इस टाइप की, मैं ब्रांड नेम ऑब्वियसली नहीं ले सकती, बट ये चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पापड़ हो गए, अनहाइजीनिक में जब कोल्ड ड्रिंक खुद भी पी रहे होते हैं और बच्चों को भी, और आइसक्रीम्स भी स्पेशली ऐसे मौसम में वो कम्प्लीटली बंद करते हैं।
और जो टॉन्सिलाइटिस है उसका जो सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा जो उसका सिम्टम होता है वो पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे का गला बार बार ख़राब होता है, फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर 2 माह बाद दोबारा ख़राब हो जाता है, तो उसमें सर्जरी ही ऑप्शन। तो इसलिए सब जो बड़े सयाने बुजुर्ग कह गए हैं ना कि जो एहतियात है या जो परहेज है वो इलाज से बेहतर है। हाँ। तो बड़े बुजुर्ग और सयाने बिल्कुल हमारे लिए जो है वो अच्छी बातें कह गई हैं, तो उन पर मेरे ख्याल से हमें अमल कर लेना चाहिए। डॉक्टर सना, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। लेंगे जनाब ब्रेक, और अनम शेख भी हमें नजर आ रही है किचन में, और जानेंगे आज की वो कौन सी आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक मर्दा फिर से खुशामदीद, और सीधा चलते हैं जनाब अनम शेख के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या बना रही हैं। जी अनम। जी नबिहा, और आज आप देख रहे होंगे कि मेरा जो पूरा सेट जो लगा हुआ है वो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा के साथ एक एनर्जी ड्रिंक है। बेसिकली ये बनेगा रूह अफ़ज़ा डेट शेक बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे रूह अफ़ज़ा का जो दूध है रूह अफ़ज़ा वाला वो, और साथ में हम उसके अंदर शुगर की जगह जो है हम शहद ऐड करेंगे। अनम आज तो आपने रूह अफ़ज़ा का मतलब है ना, मजा आ रहा है आज मजा आ रहा है ना, देख मुझे के। खुद भी ऐसे लग रहा है रौनक रौनक लगी हुई है पूरे मेरे इसके ऊपर। अच्छा जी, सिंपल रेसिपी है इसकी। इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 जो है पैकेट्स, जो कि है 225 ml का एक जो बॉक्स है इसका, मतलब बॉटल आप इसको कह लें, ये है वो मैं ऐड करूंगी इसमें 2 से 3। उसके बाद 1 कप के करीब इसमें मैं डालूंगी डेट्स को बेसिकली मैंने इसके अंदर कितनी तकरीबन खजूरें कितनी तकरीबन 7 से 8 खजूरें, 8 खजूरें हम 2 ग्लास में ऐड करेंगे। जी 2 ग्लास में, 2 ग्लास के लिए। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे मिक्स नट्स जाएंगे, इसके अंदर जो है शहद जाएगा, ठीक है, शहद डालेंगे। अच्छा अनम, अक्सर जब हम खजूर शेकर में ऐड करते हैं तो वो अक्सर पूरी तरह से ब्लेंड नहीं हो पाती है, तो हम इसको अच्छी अगर कटिंग करके इसको अच्छी तरह कटिंग करके आप छोटा छोटा करके डालने ज्यादा अच्छा है। और खजूर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि खजूर जो हो वो बड़ी सॉफ्ट वाली होनी चाहिए। सॉफ्ट वाली, अगर आप हार्ड वाली लेंगे तो वो सही से ब्लेंड नहीं होगी। अच्छा, और आप इसके अंदर जो चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं वो है वनीला आइसक्रीम, कोई भी, या क्रीम आप ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा मिल्क। अच्छा नबिया, आपने ये देखा कि ये है भी बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़ा हैंडी सा है, और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि यूजुअली बच्चे भी अगर या बड़ों की भी बात की जाए तो हम लोग वैसे दूध पीना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन जो फ्लेवर्ड रूह अफ़ज़ा का मिल्क है वो बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो वो बड़े शौक से जो है वो बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगी ये डेट्स, तकरीबन 7 to 8 कप, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा। अच्छा, आप देखें कि कितना एक तो ऑर्गेनिक ड्रिंक और जी बाजारी कोई इसमें चीज उस तरीके से वो ऐड नहीं है, बिल्कुल, और ताकतवर एग्जैक्टली, बिल्कुल सही वाली एनर्जी ड्रिंक। इसको कर लेते हैं ब्लेंड। अब इसको कर लेते हैं अपने ग्लास में सेट, और ऊपर से मैं इसको करूंगी गार्निश थोड़े से नट्स के साथ। ये ले नबिहा, हमारी जो रूह अफ़ज़ा डेट शेक है विद ट्विस्ट ऑफ हनी वो रेडी हो गई है, और ऊपर सब इसके ऊपर डालेंगे नट्स आपने बीच में भी शेक में भी ऐड किए हैं, और थोड़ा सा हम इसको, और ये एक प्रॉपर स्नैक मील है। जी बिल्कुल प्रॉपर मील है। वो मील जो कि आप अपने सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और अच्छा, चूंकि सीजन यहाँ पे चेंज हो रहा है तो बहुत चिल आप इसको ना करें, जैसे कि अनम ने आइस ऐड नहीं की है इसमें। अगर आप थोड़ा सा फ्रिज का भी ठंडा दूध अगर आप ये रूह अफ़ज़ा मिल्क रख लें तो वो एक अच्छे टेम्परेचर में सेट हो जाएगा। बर्फ वगैरह से अवॉइड ही करें भाई, अभी हम सेगमेंट भी कर रहे थे ईएनटी का, तो गला नाक वगैरह जो है वो कुछ खराब ना हो, तो उसके लिए बर्फ वगैरह या आइस वगैरह आप ऐड नहीं करें। अच्छा अनम, ये जो ड्रिंक है खासकर खजूर के साथ या कोई और फ्रूट तो हम इसमें ऐड, फ्रूट जो है आप अपनी मतलब अगर हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ आ जाए तो अगर आप चाहें तो आप इसको वॉलनट्स के साथ भी बना सकते हैं, और आप इसको आलमंड के साथ भी बना सकते हैं। तो आप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा मिल्क के साथ थोड़ा सा आलमंड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बेसिकली ड्रिंक्स जो हैं बड़ी
एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जैसे कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट से पहले भी इसको ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आपका कुछ खाने को दिल, जैसे एग्स वगैरह लेने को दिल नहीं कर रहा, विंटर्स की बात कर रही हूँ, तो आप जो ये वाली ड्रिंक जो है बड़ी जबरदस्त है, बड़ी हेल्दी। अच्छा, और जो लोग स्पेशली जो जिम करते हैं या जो वर्जिश करते हैं जी, वो प्रोटीन बिल्कुल। जार्स लेकर आते हैं और आपको पता है वो बहुत महंगे होते Exactly, हैं। हाँ तो जी। अगर आप इस तरह का ड्रिंक घर में तैयार करते हैं तो आपको फुल ऑफ प्रोटीन मिलती है। बिल्कुल। अनम लास्ट टाइम जो है वो एक रेसिपी जो है शॉर्ट रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसके साथ मैंने रूह अफ़ज़ा के जो मिल्क है वो तकरीबन 3 ग्लास की तकरीबन यूज़ किया है। हनी 1 टेबल स्पून है। इसमें डेट्स जो हैं वो 1 कप है, जो कि 7 to 8 डेट्स है, जिनको मैंने सीडलेस कर लिया था। सिंपल उसको ब्लेंड किया है, ब्लेंड करने के बाद सर्व किया है उसको थोड़े से नट्स के साथ। दैट्स ग्रेट। अनम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेक जो है वो हमारे साथ शेयर की है। प्रोग्राम का यहाँ पर जनाब वक्त ख़त्म हो रहा है। आप घर में शेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक आपका हमें जनाब मिलता रहता है ऑन सोशल मीडिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात विद सम न्यू गेस्ट एंड सेगमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।